नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबर लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली को मिले नए सीएम की, बात होगी केजरीवाल को बीजेपी द्वारा दिए गए जवाब की, महाकुंभ की छवि को धूमिल करने वालों पर यूपी पुलिस के एक्शन की, यूपी विधानसभा में पेश हुए बजट की बात होगी। खबरों में आगे जानेंगे किसने दी एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी, और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे हरियाणा को मिले नए मुख्य सचिव की। तो चलिए आपको खबरें विस्तार तरीके से बताते हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई। बीजेपी ने 27 सालों के बाद दिल्ली में वापसी की है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। प्रवेश वर्मा सहित 6 लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इस सूची में पंकज सिंह, आशीष सूद, रविंद्र इंद्रनाज, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम शामिल है। पंकज सिंह बिहार के रहने वाले हैं और राजपूत चेहरा भी हैं। इसके अलावा रविंद्र इंद्राज दलित चेहरा है। बीजेपी ने सभी वर्गों को कैबिनेट में इस बार जगह दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी सहित कई बड़े नेता भी मौजूद थे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहे। तो दिल्ली इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल बीजेपी से बार बार एक ही सवाल पूछते थे कि आपका दूल्हा कौन होगा। 48 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी ने उसका जवाब दे दिया है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने में सफलता हासिल कर ली है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बन गई हैं। उन्होंने पूर्व सीएम आतिशी का स्थान अब ग्रहण कर लिया है। छात्र राजनीति से नगर पालिका तक रेखा गुप्ता का सफर उनके मजबूत जनाधार को दिखाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की जगह उन्हें चुनकर पार्टी का मकसद एक नया चेहरा और एक गैर विवादास्पद नेता पेश करना है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी महिला मुख्यमंत्रियों की विरासत बनाने की भी कोशिश कर रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के एक दशक लंबे शासन के विपरीत एक बड़ा कदम है। रेखा गुप्ता की पहचान बाहरी दिल्ली की कद्दावर नेता में से रही है। बाहरी दिल्ली में की 10 में से 9 सीटों पर जीत का झंडा फहराकर दिल्ली ने आपका इस इलाके से सफाया कर दिया था। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने बाहरी दिल्ली के वोटरों को एक संदेश देने का भी काम किया। ये फैसला महिला केंद्र नीतियों पर भाजपा के फोकस को भी रेखांकित करता है, क्योंकि 2025 के चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की तुलना से अधिक भी थी। पार्टी ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य सेवा लाभ सहित कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया था, जिसने उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ के लिए लाखों श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज लगातार पहुंच रहे हैं और अब तक 55 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ की छवि को धूमिल करने का इस दौरान प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महिलाओं ने संगम स्नान के वीडियो को जो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही हैं, वहीं कई लोग उन वीडियो को अब बेचते हुए भी नजर आ रही हैं। यूपी पुलिस भी अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। प्रयागराज पुलिस ने महिला स्नानार्थियों की अमर्यादित वीडियो को पोस्ट करने और बेचने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि महिला श्रद्धालु की अशोभनीय वीडियो, फोटो शेयर करने और टेलीग्राम पर बेचने का दावा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब पुलिस टीम आरोपियों की वास्तविक पहचान करते हुए गिरफ्तारी करेगी। पुलिस की साइबर टीम इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। आपत्तिजनक पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई होती नजर आ रही है। साइबर पेट्रोलिंग के दौरान पता चला है कि महाकुंभ में आई कुछ महिलाओं के स्नान करने और कपड़े बदलते समय का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। पुलिस ने एक ऐसे ही इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया। इस अकाउंट के माध्यम से महिला स्नानार्थियों के अशोभनीय वीडियो भी पोस्ट किए गए थे। अकाउंट के संबंध में मेटा कंपनी से जानकारी मांगी गई और जल्द ही आरोपित की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी को लगातार अपना आज छठा बजट पेश किया। पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट काफी आकार थोड़ा बड़ा जरूर है और इस बार यूपी का बजट 7.9 लाख करोड़ रुपए से लेकर 8 लाख करोड़ रुपए के बीच में किया गया है। पिछले साल की तरह इस बार भी यूपी का सरप्लस बजट पेश किया गया और इस साल यूपी का बजट
7.66 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए और 17,000 करोड़ रुपए के 2 अनुपूरक बजट शामिल किए गए। बजट पेश से पहले वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि बजट मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं, युवाओं को नई उम्मीद देगा। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि यूपी सरकार के लिए चिंता का विषय बजटीय अनुमान और व्यय के बीच संतुलन सुनिश्चित करना होगा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोर दिया गया है। ऐसे में कई 4 नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए यूपी बजट में भी इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य में युवाओं की बढ़ती आबादी के साथ यूपी सरकार का ध्यान रोजगार के अवसर प्रदान करने पर भी है। राज्य सरकार के लिए मुख्य राजस्व जीएसटी और वैट से भी आया था। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी वैट से अनुमानित संग्रह लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि ये लक्ष्य लगभग 73% है। सूत्रों ने बताया है कि 27.5 लाख करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले राज्य की जीडीपी 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इससे अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद भी मिलेगी। इसी तरह 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के इरादे के साथ राज्य 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश के इरादे के साथ तैयार है। ये राज्य की जीडीपी में इजाफा करेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति को भी और भी मजबूत करेगा। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे को धमकी मिली है। उन्हें धमकी देते हुए कहा गया है कि गाड़ी को बम से उड़ा देंगे। इस मामले में महाराष्ट्र की गोरेगांव पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच में पता लगाया जा रहा है कि ये धमकी किसने और कहां से दी। मुंबई के गोरेगांव पुलिस 11 मार्ग पुलिस स्टेशन, मंत्रालय और 2 जगह पर अज्ञात शख्स ने धमकी देते हुए ईमेल किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी एकनाथ शिंदे को धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। पुलिस ने तब कहा था कि 27 साल के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए एक पोस्ट के माध्यम से शिंदे को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। बहरहाल एकनाथ शिंदे इस वक्त दिल्ली में हैं और वो रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री समारोह और एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजित पवार भी इसके लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त होने के बाद प्रदेश को अब नया मुख्य सचिव मिल गया है। हरियाणा सरकार ने साल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी को 19 फरवरी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर लिया। 19 फरवरी को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार वर्तमान में वित्त आयुक्त, राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। सरकार के द्वारा आदेश में कहा गया कि रस्तोगी अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा को 3 महीने से भी कम समय में नया मुख्य सचिव मिल गया है। 1989 बैच के हरियाणा केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी और निवर्तमान मुख्य सचिव विवेक जोशी को हाल ही में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। जोशी को पिछले साल हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।